ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, उसके बाद अनसर्टेनिटी भी देखेंगे, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। अब फॉर एग्जांपल बच्चों, हम लोग ने ये बेंच का लेंथ मेजर किया, ठीक है, और ये एक्चुअल में कितना है, मतलब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है लेंथ की, वो फॉर एग्जांपल 2 मीटर है। कितनी मीटर है? 2 मीटर है। ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल मतलब रियल वैल्यू है उसकी। और आपको मैंने कोई एक टेप दिया, आपने मेजर किया उसको, ठीक है। अब आप मेजर करते हैं इसको, पहली मरतबा मेजर करते हैं, पहले वो कॉर्नर पे मेजर करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा सा ऐसे। तो आप जब इसको मेजर करते हैं टेप से मेजर करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने, मैंने कोई एक बच्चे को बोला भाई ये मेजर करे, तो उसने पहली बार मेजर किया, उसने निकाला 2.1। क्या आया? 2.1। किसी दूसरे बच्चे को टेप दिया, उसने पता नहीं कैसे मेजर किया, 3.1 निकाल दिया। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? और किसी और बच्चे को मैंने दिया, ठीक है, उसने टेप से मेजर किया, सेम टेप यूज कर रहे हैं लेकिन उन लोग पता नहीं क्या देख रहे हैं, 4.1। अब ये नंबर आया। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इनमें से आपको मालूम है कि एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। समझ आ रहा है? एक्चुअल 2 है। तो अगर मैं ये पूछूं कि इन तीनों में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, तो क्योंकि वो एक्चुअल के करीब है, तो एक्यूरेट किसको बोलते हैं? जो एक्चुअल के करीब हो, सबसे ज्यादा क्लोज हो। नहीं समझा? एक्यूरेसी क्या होती है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो मेजरमेंट है, वो एक्चुअल के कितना करीब है, दैट इज द एक्यूरेसी। समझ आ रहा है? हम लोग बोलेंगे इसका एक्यूरेसी हाई है, समझ आ रहा है, और इसका एक्यूरेसी लो है, मतलब इसके अंदर एरर ज्यादा है, इसमें गलती ज्यादा है, तो इट इज लेस एक्यूरेट, इट इज मोर एक्यूरेट। एक्यूरेसी समझ आ गया? एक्चुअल वैल्यू के जितना करीब रहेंगे, अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने 2.01 मेजर किया हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा क्लोज्ड है ना, सबसे ज्यादा नजदीक है, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो मेरे ख्याल से एक्यूरेसी मतलब समझ में आ गया, एक्चुअल वैल्यू के नजदीक होना ही एक्यूरेसी कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर व्हाट इज एक्यूरेसी? ठीक है, accuracy is how close a measurement is to the actual value of that quantity। आसान है? ठीक है, टिक मार्क कर लो उसको। एक्यूरेसी का डेफिनेशन है, एक्यूरेसी क्या है भाई? क्या आप एक्चुअल मेजरमेंट के कितना करीब है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी के कितना करीब आपका मेजरमेंट है। डेफिनेशन याद करो, व्हाट इज एक्यूरेसी? याद हो गया? कौन बोलना चाहेगा? एक्यूरेसी क्या है? बोलिए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। और कोई मतलब समझ आया आपको एक्यूरेसी का क्या मतलब है? अब प्रिसाइज का मतलब देखते हैं। प्रिसाइज का क्या मतलब है? अच्छा, एक बच्चे को मैंने मेजर करने दिया है इस क्या नाम है बेंच को, एक्चुअल आपको पता है 2 मीटर है, ठीक है। आप उसने पहली मर्तबा मेजर किया, उसको मैंने बोला 5 बार मेजर करना, तू गड़बड़ करता है, मैं बोला 5 बार मेजर कर तू, ठीक है। तो वो पहली बार मेजर करता है 2.1, दूसरी बार मेजर करता है 2.1, तीसरी बार मेजर करता है 2.1, चौथी बार मेजर कर रहा है, पांचवी बार भी है तो 2.1। तो यानी इसका हर बार मेजरमेंट में कितना आ रहा है? तो जब आपकी जो रीडिंग आप निकालते हो, उसको रीडिंग कहा जाता है, जब आप प्रैक्टिकल में करते हो जो भी चीज मेजर करते हो, रीडिंग कहते हैं। तो ये जो रीडिंग है, जब ये रिपीट होते रहे, क्या होते रहे, मल्टीपल टाइम्स वही रीडिंग आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीसाइज। क्या बोलते हैं? अच्छा, तो ये प्रीसाइज हो गया क्योंकि मल्टीपल टाइम्स वही वैल्यूज आ रही। अच्छा, एक और बच्चे को मैंने दिया, उसने क्या किया, उसका आ रहा है 3.1, 3.1, 3.1, देखने में कुछ एरर कर रहा है ये, लेकिन हर बार वो कितना निकाल रहा है, हर बार वो एक ही चीज गलती कर रहा है, और 3.1, तो इसको भी प्रीसाइज बोलेंगे।
मैंने क्या बोला, प्रिसाइज क्या होता है, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो। ये भी प्रिसाइज है, लेकिन ये भी प्रिसाइज है, लेकिन अगर मैं एक्यूरेट पूछूं इनमें तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। नहीं आ रही बात समझ में? तो आपकी जो भी वैल्यू होती है जो आप मेजर करते हो, वो एक्यूरेट भी हो सकती है, प्रिसाइज भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक्यूरेट ना हो, प्रिसाइज हो। जैसे ये वाला देखो, इसकी एक्यूरेसी लेस है, कम है, लेकिन ये प्रिसाइज है। अच्छा, हम क्या जो हमारा ऑब्जर्वर बोलते हैं, जो भी हम लोग रीडिंग देखते हैं उसको ऑब्जर्वर कहा जाता है। तो ऑब्जर्वर का मेन एम क्या होना चाहिए कि उसकी रीडिंग क्या हो, एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। समझ आ रहा है? तो कोई भी रीडिंग आपकी एक्यूरेट भी हो सकती है, प्रिसाइज भी हो सकती है, या दोनों भी नहीं हो सकती है, या सिर्फ एक्यूरेट हो सकती है, प्रिसाइज नहीं हो सकती है, या प्रिसाइज हो सकती है, एक्यूरेट नहीं हो सकती है, या दोनों भी नहीं हो सकती। समझ आ रहा है? ओके, लेकिन मेन ऑब्जर्वर का क्या एम होना चाहिए, एक्यूरेट भी हो, और जितने बार आप मेजर करोगे उतने बार वो रिपीट भी करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा रहेगा तो आपकी रीडिंग क्या है, करेक्ट है। अच्छा, अभी देखो यहां पर व्हाट इज प्रिसाइज। पैराग्राफ में सिर्फ पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं होती बच्चों। प्रिसाइज का क्या मीनिंग है बच्चों? मीनिंग दैट मल्टीपल मेजरमेंट गिव नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज, मतलब रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स, बार बार वही रिजल्ट आ रहा है। रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट मतलब आप बार बार जो रीडिंग निकाल रहे हो वो बार बार सेम आ रही है। ठीक है, आप इसको थोड़ा बना भी सकते हो। हाँ, प्रिसाइज मीनिंग दैट मल्टीपल मेजरमेंट गिव नियरली आइडेंटिकल वैल्यू। एक मिनट में आता हूँ जरा, हाईलाइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपको क्या याद करना है बच्चों, अनसर्टैनिटीज। देखो, ये रीडिंग आप गलत कैसे ले लोगे, मतलब कोई चीज आप मेजर कर रहे हो और वो गलत क्यों हो जाएगी, सडनली आपकी रीडिंग गलत क्यों हो जाएगी, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है। पहला, अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वही खराब है, जिससे आप मेजर कर रहे हो वही खराब है, तो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, तो अगर उसकी क्वालिटी खराब है तो आपका रीडिंग क्या होगा, गलत आएगा। समझ आ रहा है? तो इसकी वजह से आपका रीडिंग गलत हो सकती है। और सेकंड, अगर आपको पता ही नहीं है कि मेजर कैसे करते हैं, आपके पास वो स्किल ही नहीं है, नहीं आ रही बात समझ में, आपको देखना नहीं आता इसको कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, कितना रीडिंग है, जैसे अभी मान लो किसी का बुखार चेक करना है, तो उसमें मर्क्यूरी जो है वो ऊपर जाता है, तो कितने नंबर पर उसको चेक कैसे करते हैं, अगर आपके पास वो स्किल ही नहीं है तो आप कैसे बताओगे रीडिंग? हाँ, कितना बुखार है कैसे पता चलेगा? ओके, तो स्किल ऑफ पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके पास अगर स्किल ना हो तो ये अनसर्टेनिटीज हो सकती है। और मेजरमेंट करने के लिए आप जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वही गलत मेथड से इस्तेमाल कर रहे हो वो। ठीक है, और एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे कोई आप सर्किट में बात कर रहे हो, अब सर्किट के अंदर कहीं पर जो है ना किसी कारण की वजह से करंट सडनली बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, किसी वजह से सर आईसी खराब हो गया कोई सर्किट में, ऐसे, तो वो हमारे हाथ में तो नहीं ना, हमारे पास स्किल भी है। समझ आ रहा है? हमारा इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा था, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ हो गया तो रीडिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर कोई गैस का प्रेशर वगैरह ये सब चीज़ अपन मेजर कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ है, और वो एक्सटर्नल फैक्टर यानी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। समझ आ रहा है? अब मान लो कोई एक्सपेरिमेंट मैं सुबह के वक्त कर रहा हूँ या रात में कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर ठंडा रहता है, और दोपहर में कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे अगर वो डिपेंड कर रहा है तो रीडिंग चेंज हो जाएगी, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, हम इन चीज को सुधार सकते हैं। हाँ, इंस्ट्रूमेंट खराब है, क्या बोल रहा हूं, अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है हम नया इंस्ट्रूमेंट लेकर आएंगे। स्किल नहीं है आपके पास, आप सीखोगे, उसमें लिखा हुआ रहता है, प्रोसीजर लिखा रहता है, उसको पढ़िए और सीखिए। उसके बाद मेथड, अगर आपको मेथड नहीं पता है सही तो आप मेथड सीखिए, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं रहता, याद रखिए। ये उधर बिठाओ ना हमजा, इधर 5 लोग हैं ना, हमजा के पास में बैठ जाओ।
बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। हाँ, पॉसिबल अनसर्टेनिटीज कौन कौन सी हैं, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, अनसर्टन मतलब रीडिंग हमारी जिसकी वजह से जो है ना फिक्स नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, एरर की बात करते हैं। अभी एरर जो है ना ये टॉपिक थियोरेटिकल टॉपिक है। हाँ, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, एरर क्या होता है? ओके, एरर का मतलब गलती होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई ये बेंच का लेंथ 2 मीटर है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, आपने मेजर किया 2.1, एरर कितने का होगा? बराबर। तो 2 उसमें सही है, जो आपने 0.1 एक्स्ट्रा लेकर आ गया वो एरर है। नहीं आ रही बात समझ में? क्या हुआ, समझ आया कुछ? ठीक है, तो एरर कितना है? ट्रू वैल्यू के कितना ऊपर नीचे आपका नंबर होगा, दैट इज द एरर। अब एरर के टाइप्स बात करते हैं, तो हमारे पास ना एरर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिए। अच्छा, यहां पर पहले तो एरर क्या होता है इसको देख लो। फॉल्टी मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन लीड टू एरर। मतलब अगर आप गलत तरीके से मेजरमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। समझ आ रहा है? ओके, एरर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कितनी? तो याद रखो एरर की 2 कैटेगरीज है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक एरर, एक कौन सा, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, इसके अंदर फिर अपन टाइप पढ़ेंगे। और दूसरा वाला जो है रैंडम एरर। और जो रैंडम एरर के बारे में क्या नाम है, 2023 के अंदर आपको नीट में सवाल आया था। ठीक है, थियोरेटिकल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो सिस्टमैटिक एरर किसको बोलते हैं, पहले इसका टाइप देख लेते हैं बच्चों हम लोग, तो आपको समझ आएगा सिस्टमैटिक एरर में कौन कौन इंक्लूडेड है। पहला देखो इसके अंदर 1 2 3, ये 3 साइडेडिंग याद कर लो। सिस्टमैटिक एरर के कितने फर्दर टाइप है बच्चों? इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से होता है। ठीक है, दूसरा एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ये हाँ पर्सनल मतलब हमारी वजह से होगा। ठीक है, एक पर्सनल एरर, सॉरी, ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट का जो सेटिंग है वही आपने बराबर नहीं किया होगा। अच्छा, यहां पर पर्सनल एरर ये हमारी वजह से होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब सही है, सब सेट भी बराबर किया हुआ है, लेकिन हम देख बराबर नहीं रहे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा, पहले आप ये याद करो। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, और दूसरा ड्यू टू इम्परफेक्शन टेक्निक वगैरह बोल सकते हैं अपन, और तीसरा कौन सा है, पर्सनल एरर। ठीक है, एरर के पहले 2 टाइप याद करो। एरर की 2 कैटेगरी क्या है, सिस्टमैटिक और रैंडम। बोलो, एरर की 2 कैटेगरीज, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। उसके बाद सिस्टमैटिक के कितने टाइप है, 3, तो कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटल है, इम्परफेक्शन टेक्निक है, और पर्सनल एरर। इतना याद हो गया, आप इंडिविजुअली एक एक को देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, कौन सा एरर, इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, फिर बाद में सिस्टमैटिक को भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन आपको अभी समझ में आ जाए। ये थियोरेटिकल है तो इसको आपको टेक्स्ट बुक में से ऐसे ही याद करना है जैसा दिया हुआ है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे इन्होंने ना थर्मामीटर का एक एग्जांपल दिया हुआ है। कौन सा, थर्मामीटर। तो यहां पर मैं एक थर्मामीटर बना रहा हूं। ठीक है, थर्मामीटर होता है, और इसके अंदर यहां मर्क्यूरी भरा होता है। हाँ, तो लंबाई की है ना रे, ऐसे कर देता हूं, चलो। ओके, ओके, अब इसमें जो है ना बच्चों, ये बीच में गैप होता है जहां पर मर्क्यूरी क्या ऊपर चढ़ता है। समझ आ रहा है, ऐसे। और यहां पर नंबर्स होते हैं, बाहर नहीं निकला होता है, मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूं आपको। हाँ, उसके ऊपर ऐसे मार्क किया होता है। तो फॉर एग्जांपल ये अगर मर्क्यूरी यहां तक चढ़ा है ना, ठीक है, और नीचे मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक आइस रख दिया,
क्या भाई साहब कितने बजे आ रहे हो? हाँ, वो तो सबको मालूम है लेट आ रहे हो। 8 बजे आओ बराबर। हाँ, ए, ये थर्मामीटर है, आइस के ऊपर रखा हुआ है। आइस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए यहाँ पर? 0 डिग्री। तो हमने ए सुन, 0 डिग्री पे मर्क्यूरी जहां भी होगा उधर हम लोग मार्क करेंगे क्या? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस के ऊपर रखा, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री। तो उस पे मर्क्यूरी जहां होगा उसको मार्क कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस। समझे नहीं समझे? अच्छा, उसके बाद हम लोग यहां पर क्या नाम है, एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें वाटर लेते हैं, इसको बच्चों हीट करते हैं। ठीक है, ये कितने पर उबलेगा? 100 डिग्री पर। कहां पर? 100 पे ये मर्क्यूरी पहुंच जाएगा यहां पर कहीं पर फॉर एग्जांपल, है ना, 100 डिग्री पे। तो उसको मार्क कर देंगे क्या? अच्छा, 0 और ये 100, इसको आप डिवाइड कर देंगे 100 इक्वल पार्ट्स में। कितने? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आपने मार्किंग कर दिया। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, अगर आपने ये कैलिब्रेशन करते वक्त, ठीक है, इसको कैलिब्रेट करते वक्त, ठीक है, इसको बनाते वक्त जो हमने मार्किंग किया था 0 डिग्री सेल्सियस यहां पर, इसको गलती से हमने अगर यहां कर दिया, एक्चुअल में ये वाला नंबर किसका होगा? 1 डिग्री का होगा, लेकिन आपने गलती से 1 डिग्री जहां होना चाहिए था वहां 0 डिग्री लिख दिया। तो आप जब भी मेजर करोगे, समझ आ रहा है, 1 डिग्री का एरर आएगा। नहीं आई बात समझ में? अब ये थर्मामीटर तो आपने नहीं बनाया ना, थर्मामीटर तो बन के आया है, आपने को रेडीमेड मिला हुआ है ना। अब हमको मिल गया वो गलत थर्मामीटर। अब हम लोग कोई भी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो जहां पर उसका 50 है मुझे 51 बताएगा, एक ज्यादा बताएगा। तो एक ज्यादा ये बता रहा है एरर है, लेकिन हमारी गलती नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की गलती है। तो कौन सा एरर हो गया? इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, ये देखो, दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन, मतलब आपने उसको कैलिब्रेट ही गलत किया हुआ है। ठीक है, तो डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट जीरोइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल लेड टू सच काइंड ऑफ एरर। मतलब आप जहां 0 होना चाहिए था आपने उसको 0 नहीं किया बराबर। समझ आ रहा है? या तो 0 के नीचे मार्क कर दिया या तो 0 के ऊपर मार्क कर दिया। तो आपने, समझ आ रहा है, जीरोइंग बराबर नहीं किया हुआ है। ठीक है, जैसे थर्मामीटर का 0 ऑफ थर्मामीटर नॉट ग्रेजुएटेड एट प्रॉपर प्लेस, जहां 0 वाला मार्क होना चाहिए था वहां पर नहीं किया आपने, उसके ऊपर कर दिया या उसके नीचे कर दिया। ऊपर कर दिया तो एक ज्यादा बताएगा, नीचे कर दूंगा तो एक कम बताएगा। द पॉइंटर, और दूसरा, द पॉइंटर ऑफ वेइंग बैलेंस इन लेबोरेटरी ऑलरेडी इंडिकेटिंग सम वैल्यू इंस्टेड ऑफ शोइंग 0। ठीक है, अभी सुनो, जैसे वो नीडल वाला आपको पता है ना, एनालॉग वाला जो वेइंग मशीन होता है, आप खड़े होते हो और कांटा हिलता है ऐसे, है ना। तो यहां पर फॉर एग्जांपल ऐसे मार्किंग्स है। ओके, ये 0 है, उसके बाद 10 है, 20 है, 30 है, ऐसे करके नंबर है। समझ आ रहा है बात? तो जो नीडल है, जब आप उसके ऊपर मशीन के ऊपर नहीं खड़े रहोगे तो 0 बताना चाहिए ना। अब अगर मान लीजिए कांटा पहले से आप खड़े नहीं हो और 10 बता रहा है पहले से, ठीक है, तो आप खड़े होते हो, आप मान लो 50 के हो तो 60 किलो बताएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो आप जिम गए, आपने जो है ना इस मेजर किया, 60 किलो बता रहा है। हाँ, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, वो मशीन किसी ने बदल दिया, सही वाली मशीन लगा दिया, आप खड़े हुए बोले 50 किलो, अरे बाप रे, एक दिन में 10 किलो कम हो गया। समझ आ रहा है? कुछ दिन में तो गायब हो जाएंगे फिर तो। ओके, तो खैर ये जीरोइंग वाला एरर, ये किसका एरर है? हमारा देखने का एरर है या इंस्ट्रूमेंट? ये इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है। कहानी समझ आ गई? ओके, तो इसके एक एग्जांपल भी कर दिया ना बच्चों। देखो यहां से आपको यहां तक लिख दिया तो कहानी खत्म होगी, और ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा वाला नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। समझे? एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देने का, 0 ऑफ थर्मामीटर नॉट ग्रेजुएटेड एट प्रॉपर प्लेस, फॉर एग्जांपल करके इसको लिख देने का।
एग्जाम्पल करके इसको लिख दिया, इतना कर दिया, बहुत हो गया बच्चों। अच्छा, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दिए गए आपको, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर और उसका एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देना, कहानी खत्म। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए बच्चों हम लोग करंट मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, करंट मेजर कर रहे हैं, ये आपका 0 है और उसके बाद 0.5 होता है, फिर 1, फिर 1.5, ऐसे एम्पियर, है ना। सुनेंगे सभी बच्चे, अब करंट अगर सर्किट में से नहीं जा रहा है तो ये कितना बताएगा, करंट 0 बताएगा, है ना। जब आप करंट पास करोगे तो फिर ये आगे बढ़ेगा और उस हिसाब से नंबर बताएगा जितना करंट जा रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर ये पहले से ही 0.5 पर है, करंट नहीं जा रहा है फिर भी 0.5 बता रहा है इसमें, तो जब करंट जाएगा तो उसमें 0.5 ज्यादा बताएगा, तो वह एरर होगा, 0.5 का एरर, ठीक है। 0.5 एम्पियर इवन व्हेन नॉट कनेक्टेड इन सर्किट एटसेट्रा, सर्किट में नहीं भी कनेक्ट करोगे तभी भी 0.5 बता रहा है, तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। आई होप समझ में आ गई कहानी, ठीक है। इतना ही याद करो बच्चों उसको, एडेड ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अच्छा, ये क्या है बच्चों मालूम है, इंस्ट्रूमेंट को क्या होता है ना, सेट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। अब वो सेटिंग उस हिसाब से करोगे तो ही आप क्या करोगे, करेक्ट रीडिंग निकाल पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, हमारे पास एक वॉल्यूमेट्रिक जार है, ये याद करो, ऐसा डायग्राम हम लोगों ने किधर किया था, केमिस्ट्री के अंदर, समझ आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक जार, ये इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, वो भी एमएल में, ठीक है। तो हमने फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई लिक्विड लिया और इसके अंदर मार्किंग होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे मार्किंग होता है, ओके। आपने कोई लिक्विड भरा, यहां तक ऐसे भर दिया, और फॉर एग्जांपल यहां पर अपने को बता रहा है 100 ml, फॉर एग्जांपल 100 ml बता रहा है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर पे 100 है, फॉर एग्जांपल इधर पे मैं 200 दे देता हूं। अब अगर मैं इसको ऐसे मेजर करूंगा तो 100 ml बराबर बताएगा ये, लेकिन अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, इसको टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये लिक्विड तो ऐसे हो जाएगा ना, बराबर है। अब ये यहां पर आप देखोगे, बोलोगे 200 है, हाँ? तो ये किस वजह से हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट की इसकी गलती है क्या, वॉल्यूमेट्रिक जार की गलती है, नहीं। आपने जो मेथड इस्तेमाल किया वो गलत है, जो आप टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो वो गलत है। तो इसको कैसे रखना पड़ेगा, हाँ, सीधा वर्टिकल रखना पड़ेगा, तब ये सही होगा। अब पढ़िए, देखो एग्जाम्पल में यही बताया, फॉर एग्जाम्पल मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ ग्रेजुएटेड, ठीक है, ग्रेजुएटेड ट्यूब, ये समझ आ रहा है। तो ग्रेजुएटेड ट्यूब विल बी इनएक्यूरेट इफ द ट्यूब इज नॉट हेल्ड वर्टिकल, अगर हम लोग इसको वर्टिकल नहीं पकड़ते हैं, क्रॉस करते हैं, आपने ऐसा पकड़ा हुआ है, आप हाथ थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया आपने, तो इसको हाथ में भी मेजर नहीं करने का, रखने का हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ठीक है। तो अगर आप हाथ में थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा पकड़ करते हो तो वो रीडिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी, नहीं आ रही बात समझ में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम्पल भी समझ में आ गया आपको ये वाला, ठीक है। अब पढ़िए, दिस इज एन एरर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का सेटिंग आपने बराबर नहीं किया हुआ, इसलिए गलत आ रहा है। इसमें इंस्ट्रूमेंट की कोई गलती नहीं है, आपकी सेटिंग की गलती है। तुम लोग तो कहीं और ही पहुंच जाते हो। और ये एग्जाम्पल तो इसमें पूरा याद करना है आपको, इसमें पूरा एग्जाम्पल है। कितना खुश हो रहा है देखो, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ओके, आगे सुनो, आप चाहे तो साइड में ऐसा बना भी सकते हैं रफली, ये पॉइंट का मतलब हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखोगे और समझ आ जाएगा क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रहे हैं। ओके, अच्छा ये वाला सुनो, पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, इसके अंदर ना मैं आपको एक घड़ी वाला एग्जांपल बताता हूं। घड़ी वाला एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पर जो है ना,
ओके ये सुनो, ये ऐसे नीडल है, ओके, ये आपका आर हैंड है। कौन सा? आर हैंड है, बाकी काटा नहीं है, अभी आर हैंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये कितने पर ऐसे सामने से आपको क्या दिखाई दे रहा है? 12 दिखाई दे रहा है, तो 12 बज रहा है, ये सही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां से देखूं तो ये इसके लिए ना 1 पर दिखाई दे रहा है ऐसे। मैं यहां से देखूंगा तो ये कैसे होगा? 1 के इधर दिखाई दो, मैं बोलूंगा 1 बज रहा है। अब ये किसकी गलती है? घड़ी की गलती है? ये हमारी गलती है, पर्सनल एरर है। किसका एरर है? पर्सनल एरर, समझ रहे हैं? अभी अगर ये ऐसी है, लेकिन आप देख वहां से रहे हो, तो इसके नीचे नंबर आपको 11 दिखाई देगा। नहीं समझ में आ रही बात ये? हाँ नहीं, क्रॉस देखेंगे तो समझ में आएगा। यहां पर अगर मैं ऐसे देखता हूं तो ये नीडल जो है ना, अब एक्चुअल अपने पास घड़ी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको लगेगा कि इसके नीचे ये 11 नंबर, जैसे आप सामने से देख रहे हो तो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? इसके नीचे 12 दिख रहा है ना, लेकिन जब मैं क्रॉस देखूंगा यहां से तो इसके नीचे मुझे 11 दिखाई देगा, ऐसे देख रहा हूं ना मैं। और यहां से देखूंगा तो इसके नीचे 1 दिखाई देगा, तो मैं बोलूंगा 1 बज रहा है, तो वो गलत हो गया ना। नहीं आ रही बात समझ में? इसको, इस एरर को पैरेलक्स एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप लोग लेबोरेटरी में टाइम तो देखोगे नहीं, वहां पर आप करंट मेजर करोगे, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करोगे, तो उसके अंदर क्या होगा? ऐसे नंबर्स होंगे। ये यहां पर आपका क्या होगा? नीडल। समझ आ रहा है? आप एकदम सामने से देखोगे तो ये सही नंबर बताएगा, अगर आप क्रॉस देखोगे तो आपको ये इधर पे बताएगा, तो क्रॉस नहीं देखना है। अगर आप क्रॉस देख रहे हो तो कौन सा एरर हो जाएगा? पैरेलक्स एरर, और वो पर्सनल एरर में आ जाएगा। समझ आ रहा है? इसमें भी इंस्ट्रूमेंट की कोई गलती नहीं, इसमें आप देख ही गलत रहे, पैरेलक्स एरर का है, ये पर्सनल एरर के अंदर आ जाएगा, तो ध्यान रखिए। ओके, तो यहां पर टिक मार्क करेंगे। सच एरर आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। किसकी गलती होगी यहां पर? ऑब्जर्वर की गलती होगी। इंस्ट्रूमेंट भी बराबर सेट है, देख ही गलत रहे हो आप। और ये किसकी वजह से क्यों देख रहे हो गलत? क्योंकि आप केयरलेस हो। पढ़ो उधर पे, बायस ऑफ ऑब्जर्वर, केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब आप बस देख रहे हो, हाँ है ना। जब कोई काम करना नहीं होता तो क्या करते हैं आप? ऐसे ही करते हो। ओके, कुड रिजल्ट इन सच एरर, तो ऐसा एरर कब होगा? जब आप लापरवाह हो जाएंगे, लापरवाही से रीडिंग देखोगे, ठीक है, केयरलेसनेस की वजह से। तो इसको टिक मार्क कर लो। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में क्या करेंगे? वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द रूलर, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर कर रहा हूं, इट इज नेसेसरी टू लुक एट द रूलर डायरेक्टली फ्रॉम अबव। कहां से देखना है आपने को? एकदम सामने से, साइड से नहीं देखना है। अगर आप साइड से देखोगे तो क्या होगा? कौन सा एरर होगा? हाँ पर्सनल तो है, लेकिन वो एरर को मैंने पैरेलक्स एरर। अबे सेरेलेक नहीं खिला रहे तेरे को, इतना अच्छे से एडवर्टाइज कर रहा है। इफ द ऑब्जर्वर लुक्स एट इट फ्रॉम एन एंगल, मतलब कुछ एंगल से अगर देखता है, द मेजर्ड लेंथ विल बी रॉन्ग ड्यू टू पैरेलक्स, ड्यू टू पैरेलक्स, उसको पैरेलक्स एरर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चों, इन सारे एरर को क्या आप मिनिमाइज कर सकते हो? मान लो इंस्ट्रूमेंट खराब है, क्या कर दोगे? इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देंगे। मान लो आपको मेथड नहीं आ रहा है, आपको टेक्निक नहीं पता है, सीख लेंगे, ठीक है। और आप रीडिंग जो है वो गलत तरीके से कर रहे हो केयरलेसनेस तरीके से। समझ आ रहा है? मतलब तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और सामने से देखेंगे, रीडिंग क्या हो जाएगी? परफेक्ट हो जाएगी। मतलब सिस्टमैटिक एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके, सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग करेक्ट इंस्ट्रूमेंट और फॉलोइंग प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड रिमूविंग पर्सनल एरर। पर्सनल एरर को नहीं, तो ये तीनों चीज निकाल के आप क्या कर सकते हो? सिस्टमैटिक एरर को कम कर सकते हो। समझ आया क्या हुआ? सिस्टमैटिक एरर के कितने टाइप थे? कौन कौन से थे? इंस्ट्रूमेंटल एरर था, इम्परफेक्शन टेक्निक था, तीसरा क्या था? पर्सनल एरर।
क्या ये एरर्स को कम किया जा सकता है, मतलब सिस्टमैटिक एरर को कम किया जा सकता है? कैसे? बाय यूजिंग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके बाद फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर, प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आप सही टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, और बाय रिमूविंग पर्सनल एरर। ठीक है। अच्छा, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर एक्चुअल में हमारे हाथ में होता नहीं है। ये सारी चीज इंस्ट्रूमेंट सही इस्तेमाल किया, सही टेक्निक का इस्तेमाल किया, पर्सनल एरर नहीं किया, इसके बावजूद कुछ एरर हो जाता है, क्योंकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है। सराउंडिंग का टेम्परेचर, प्रेशर हमारे हाथ में थोड़ी है। समझ आ रहा है? मौसम हमारे हाथ में, ठीक है, तो वो चेंज होता रहता है, उसकी वजह से रीडिंग चेंज हो जाएगी, तो वो अनसर्टन होगा। अब सुनो बात को, उसको भी लेकिन आप मिनिमाइज कर सकते हो। कैसे? अगर आप कोई रीडिंग मेजर कर रहे हो, बार बार मेजर करो। समझ आ रहा है? अभी देखो, आपने एक रीडिंग को 100 बार मेजर किया, उसमें से मान लो 2 बार या 5 बार ऐसा हुआ कि एक्सटर्नल कंडीशन कुछ चेंज हो गई और रीडिंग गड़बड़ हो गई। समझ आ रहा है? मैं कोई किसी चीज का कोई क्वांटिटी मेजर कर रहा हूं और वो बार बार 2-2 आ रहा है, और बीच में 5 मरतबा ऐसा हुआ कि 3 रीडिंग हो गया, किसी में 4 हो गया, कभी 5 हो गया, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या आया? 2 आया। 100 बार ऐसा किया। अगर इसका एवरेज निकालूंगा तो किसके करीब आएगा? 2 के करीब है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम, याद करो परसेंटेज वाला बता रहा था मैं आपको, आइसोटोप वाला, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज किसकी तरफ आता था? जो सबसे ज्यादा मात्रा में हो। जैसे 20, 21 और 22 वाला नियॉन वाला अपन ने किया था, 20 का परसेंटेज ज्यादा था नियॉन 20 का, तो एवरेज किसकी तरफ आ रहा था? 20 की तरफ। तो इसलिए एवरेज किधर आ जाएगा? समझ आ रहा है? तो आप रैंडम को कैसे रिमूव कर सकते हो? रैंडम एरर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? बार बार आप रीडिंग लोगे, मल्टीपल टाइम्स आप क्या करोगे? रीडिंग निकालोगे, और जब आप उसका एवरेज निकालोगे तो जो बीच में एरर आ गया था वो अपने आप क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। बेसिकली खत्म नहीं होता, मिनिमाइज हो जाए। देखो यहां पर, these are the error which are introduced even after following all procedures to minimize systematic error। मतलब सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज करने के लिए आपने सारे प्रोसीजर फॉलो कर लिए, उसके बावजूद ये हो जाएगा। कौन सा एरर? रैंडम एरर, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। These type of error may be positive और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। These error cannot be eliminated, मतलब इसको हम निकाल नहीं सकते, लेकिन याद रखो मिनिमाइज कर सकते हैं कंप्लीटली, बट वी कैन मिनिमाइज देम बाय रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। मतलब आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो बार बार करेंगे। समझ आ रहा है? बार बार करने के बाद जो आपके पास रीडिंग आएगी उसका एवरेज निकालोगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा यार। एंड देन टेकिंग देयर मीन, उसका क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। रैंडम एरर अकर ड्यू टू वेरिएशन इन कंडीशन। अच्छा, होता क्यों है ये? वेरिएशन इन कंडीशन इन विच एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, मतलब जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसमें कंडीशन अगर मान लो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर अगर कम ज्यादा हुआ तो रीडिंग बदल जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल समझाया गया है हमको, जरा एक बार देख लीजिए। टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। प्रेशर ऑफ एनी गैस यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट में चेंज। मतलब अगर मैं किसी गैस का प्रेशर की बात कर रहा हूं और प्रेशर कम ज्यादा हो जा रहा है तो उस वजह से गड़बड़ हो जाएगा। या मान लो कोई इलेक्ट्रिक वाला कर रहा हूं तो वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई में चेंज रैंडमली। ठीक है, सडनली क्या हो सकता है कि हमारा वोल्टेज क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया रैंडम एरर। तो रैंडम एरर की खास बात बताऊं, ठीक है, रैंडम एरर की खास बात, सिस्टमैटिक एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना? रैंडम एरर को भी कर सकते हैं, लेकिन सुनो, सारे प्रोसीजर हमने फॉलो कर लिया सिस्टमैटिक एरर को रिमूव करने के लिए, उसके बावजूद जो एरर आ जाएगा वो कौन होगा? रैंडम एरर। अब रैंडम एरर को हम लोग पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते इस गलती को। अब इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन को रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे, और उसके बाद एवरेज जब निकालोगे तो अपने आप जो है ये क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। समझ गए बात को? ओके। और क्यों ये हो जाता है?
ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में कोई एक एग्जाम्पल आप लिख दीजिए। ठीक है, अगर क्या नाम है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है तो टेम्परेचर क्या हो सकता है, मे चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो टेम्परेचर सुबह आप करोगे तो ठंडा रहेगा, दोपहर तक पहुंचे, वही एक्सपेरिमेंट चल रहा है आपका, दोपहर में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी ऐसे। ठीक है चलो, तो हमारे पास बच्चों ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको जो है ना एरर का एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन। एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सुनो, मार्क कराते जाऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला याद करने का टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, इजीली अपन इसको करते जाएं, सब कनेक्टिंग है एक दूसरे से। ए सुनो बच्चों, बहुत आसान है, आप लोग को मीन निकालने आता है, मीन? आप लोग ने साइंस 1 में भी मैंने आप लोग को वो क्या नाम है, डूबे राइनर, डूबे राइनर याद है, 3 एलिमेंट का एटॉमिक मास सम करने का डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, दो 3 में से पहला और तीसरे वाले का सम करने का और डिवाइडेड बाय 2 करने का, तो वो बीच वाले के बराबर आता था, कुछ याद आ रहा है? अच्छा, तो मीन कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इनके पास 8 नंबर है, ये 10 नंबर है और ये 12 है, मीन कितना होगा? 3 नंबर देता हूं मैं आपको, 8, 10, 12, इसका मीन क्या होगा? क्योंकि आपको सीधा सीधा दिख रहा है बीच वाला नंबर है ना? हाँ, लेकिन ये मीन निकलता कैसे बीच का नंबर? सबको प्लस करो। ठीक है, 8, 12, 20, 10, 30 डिवाइड बाय क्या करोगे, कितना आया? तो मीन से क्या मिलता है, बीच का नंबर मिलता है। नहीं आ रही बात समझ में? ओके, तो इसका तरीका क्या है मालूम है? जितने नंबर आप ऐड कर रहे हो उतने से ही क्या करो, डिवाइड करो। मैंने 3 नंबर ऐड किया है, डिवाइड बाय 3, 4 नंबर ऐड करूंगा, 5 नंबर ऐड करूंगा, समझ आ गई बात? इस तरीके से मिलता है मीन। इसको हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा जो आएगा वो आएगा अरिथमेटिक मीन, जिसका सिंबल हम लोग लिखा करते हैं आमीन। बराबर है, अरिथमेटिक मीन आमीन। अच्छा, यहां पर देखेंगे, मान लीजिए बच्चों आपने क्या किया, कोई रीडिंग कैलकुलेट के, कोई मैं आपको दिया कि भाई लेंथ, ये बेंच का लेंथ निकालो, तो आपने पहली बार निकाला 2.1, दूसरी बार निकाला 2.012, दूसरी बार ने 2.2, 2.23 ऐसे। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स आपने किया, पहली बार जो लिया वो A1 हो जाएगा, दूसरी बार जो लिया वो A2 हो जाएगा, तीसरी बार ऐसे डॉट 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 करके आपने n टाइम्स ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हमारी कितनी रीडिंग है टोटल? 1 2 3 डॉट 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 n तक है, तो AN, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। फॉर एग्जाम्पल 4 बार किया आपने तो A1 A2 A3 A4, 5 बार किया तो 5 तक जाने का, 2 बार किया तो A1 A2, 3 बार किया A1 A2 A3। ये हम लोग बात कर रहे हैं इन जनरल, ये एक जनरल फॉर्मूला कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक जनरल फॉर्मूला। अब आपने कोई एक्सपेरिमेंट 3 बार किया तो ये A1 A2 और A3 होगा। नहीं आ रही बात समझ में? 5 बार किया हुआ है आपने, ये डिपेंड करता है आपने कितने बार किया, उस हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। लेकिन इन जनरल फॉर्मूला क्या होगा, A1 A2 A3 डॉट 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 AN आपने रीडिंग लिया हुआ है। अच्छा, कितने बार किया, 1 2 3 N। जब इनको सबको सम करूंगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 प्लस AN, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए मीन निकालने के लिए, 1 2 3 डॉट 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 N तक किया है ना आपने, 5 बार किया तो डिवाइड बाय 5, 6 बार किया डिवाइड बाय 6, 7 बार किया 7, तो जितनी क्वांटिटीज आप ऐड कर रहे हैं उतने से डिवाइड कर दो, और ये फॉर्मूला बन गया बच्चों आमीन। ए आमीन का फॉर्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN डिवाइडेड बाय N, हो गया। अच्छा, 3 वैल्यूज का, सिर्फ 3 वैल्यूज का आप आमीन का फॉर्मूला बनाओ, A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाय 5 का बताओ, A1 प्लस देखा ये गड़बड़ किया ना ये चाय वाले ने, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय 5, समझे?
इन लोगों का टेस्ट नहीं हुआ आज, अटेंडेंस ले लेना लोगों। अच्छा अभी सुनो, इसको ना एक शॉर्ट तरीका है इसको लिखने का, ये पूरा जो फॉर्मूला है सम का, इसको एक शॉर्ट तरीका है लिखने का। ये कभी सिंबल देखा है आप लोग ने, ये समेशन। ओके, तो यहां पर इसको लिखने का तरीका जरा देख लीजिए। कहां देखा आप लोग ने इससे पहले इसको? मैथ्स में स्टैटिक्स वाला, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट होगा वहां पर। ओके इधर ध्यान देंगे। A1 से लेकर आपने AN तक क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो इन सब को जो है ना हम लोग कैसे लिखते हैं, सुनो, समेशन। ये जो प्लस 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 दिख रहे हो उसको समेशन। अच्छा, आपने किसको सम किया हुआ है, A को, कहां से कहां तक, 1 से लेकर N तक। तो आप यहां पर लिख दोगे सिंपल I, क्या लिख दोगे, I का मतलब है, I की वैल्यू है 1 से लेकर N तक। I की वैल्यू है 1 2 3 4 N तक। तो इन पूरे का शॉर्टकट ये हो गया। और डिवाइड बाय क्या है, N। अच्छा ये डिवाइड बाय जो N है इसको आप 1/N भी लिख सकते हैं ऐसे, और समेशन AI वेर I गोज टू 1 to N। कैसे पढ़ा हम लोग ने, देखा, आमीन, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन और समेशन का मतलब वही है, लेकिन जब हमारे पास ना, अभी समेशन का इस्तेमाल करते जब अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज हो, अलग अलग वैल्यूज हो, और जब कंटिन्यूअस होती है एक के बाद एक, तो इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? ओके। तो क्या फॉर्मूला बना बच्चों, जनरल फॉर्मूला क्या बना, समेशन आमीन का जनरल फॉर्मूला क्या बना। आप ये वाला भी याद कर सकते हो, यही वाला याद करना है एक्चुअल में, क्योंकि इसी में वैल्यूज पुट करना होता है। 5 के लिए आपको यहीं से बनाना पड़ेगा, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला आप क्या याद कर सकते हो बच्चों, बोलो। ये वाला ऐसे भी याद कर सकते हो, समेशन ए आई आई गोज टू 1 to N डिवाइड बाय N, होल डिवाइड बाय N, या 1/N साइड में बोल के वैसे भी कर सकते हो। याद रहेगा सब सभी बच्चों को ये फॉर्मूला। अच्छा और एक चीज, इस आमीन को ना, अरिथमेटिक मीन का एक और नाम है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो आपको ऐसे भी सवाल आ सकता है, डिफाइन अरिथमेटिक मीन और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अच्छा इसका मतलब क्या है, सुनो, मोस्ट प्रोबेबल मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सुना है आप लोग ने, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी, संभावना। अच्छा जब मैं मीन निकालता हूं कोई चीज का, ठीक है, जैसे आप याद करो मैंने क्या बोला था, कोई लेंथ आपने मेजर किया, 2 आ रहा है और बीच में 4-5 रीडिंग ऐसी होगी, 100 रीडिंग मेजर किया मैंने, 4-5 ऐसी हुई जिसमें 3 हो गया 4 हो गया, लेकिन जब एवरेज निकालूंगा तो किसके करीब आएगा, 2 के करीब आएगा। किसके करीब आएगा, 2 के। तो एवरेज निकालने से आपका एक्चुअल के करीब आ जाता है ना नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सही होने की सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो ये वो वैल्यू है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी सही होने की। नहीं आ रही बात समझ में, एवरेज जो निकालते हैं अपन। तो अरिथमेटिक मीन का दूसरा नाम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल जब आपसे इस पे सवाल पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछता है, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मतलब आमीन निकालने का। याद रहेगा, अरिथमेटिक मीन भी बोल सकता है और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी बोल सकता है। तो आप फॉर्मूला कर लिया हमने, इसके नीचे डेफिनेशन कर लेते हैं। अच्छा डेफिनेशन जैसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन जैसा कुछ लिखा नहीं है बच्चों यहां पर। हाँ, सिर्फ बोल दिया दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। आप ऐसे लिख सकते हो, द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ऑफ गिवन क्वांटिटीज आर कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ये आपको अभी नोट्स मिलेगा तो उसमें डेफिनेशन रहेगा, वहां से याद कर लेना। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। पहला फॉर्मूला याद कर लेना, इसको नंबर 1 दे दो बच्चों आप। ए इसको नंबर 1 दे दीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला, यहां से मैं आपको लाइन वाइज अभी फॉर्मूलेज बता रहा हूं।
आमीन कर लिया, उसके बाद हम लोग करेंगे एब्सोल्यूट एरर, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर आमीन करने के बाद सुम्मा आमीन भी आएगा। ठीक है, ओके, या समोसा आमीन भी बोलते हैं हम लोग उसको। ओके, ए सुनो बच्चों, ए फॉर एग्जांपल हमारा, ए ध्यान रखो, ए आपका ए मीन कितना है, फॉर एग्जांपल ए मीन कितना है 2, और आपने जो पहला रीडिंग मेजर किया था ना वो 2.1 था, दूसरा रीडिंग फॉर एग्जांपल 2.2 था, तीसरा रीडिंग फॉर एग्जांपल 1.9 था, चौथा रीडिंग फॉर एग्जांपल 2.3 था। हाँ, ऐसे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पहले रीडिंग में कितना एरर है, कैसे निकालोगे? ओके, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे? आप बोलेंगे सर किसमें से किसको माइनस करने का, तो आप आमीन माइनस A1 कर दो, लेकिन उसका बाद में मॉड ले लेने का। क्या लेने का? अच्छा, मॉड का काम क्या है, सुनो, ये जो दो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो ये उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा? मॉड का काम ये होता है, नेगेटिव को क्या कर देना। और अगर पॉजिटिव आएगा, नहीं, पॉजिटिव ही रखेगा। तो यही आंसर करो। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग ने मॉड लगाते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा वो। ओके, तो याद रहेगा ये मॉड का काम क्या है। हाँ, नेगेटिव नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आमीन माइनस A1 करूं, 2 माइनस 2.1, आंसर कितना आएगा? माइनस आएगा ना, 2 छोटा नंबर है, 2 माइनस बड़ा करूंगा मैं 2.1, तो क्या आ जाएगा? माइनस 0 पॉइंट, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ओनली 0.1। मॉड इसलिए लगा ए। दूसरा बोलो, 2 माइनस 2.2, हाँ, 2 माइनस 2.2, 0.2 माइनस 0.2, फिर उसका मॉड है, प्लस हो जाएगा। समझ आ गई कहानी? अच्छा, वैसे ही तीसरे वाले में 2 माइनस 1.9 प्लस 0.1 डायरेक्टली आ जा रहा है, तो उसको मॉड लगाएंगे तो वो वैसे ही रहेगा। आ रही बात समझने की? मॉड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले में, कि अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो उसको पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव आया तो कोई चिंता नहीं है। ऐसे इसको करें तो माइनस 0.3, और तो ये होता है बच्चों एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है ये? एब्सोल्यूट एरर क्या है? इसको डेफिनेशन यहां से आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, जरा चेक करो। ये पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर है, दूसरे वाले का है, ये तीसरे मतलब तीसरे वाले का, एंड सो ऑन लास्ट वाले का हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? समोसा A1, A1 समोसा। सुना है नहीं सुना है तुम लोग? अबे अच्छा बुरा की बात नहीं, फॉर्मूला याद करने का है, टेस्ट नहीं पूछा तेरे से। ए समोसा A1, तो मॉड में, अच्छा इसको आप A1 माइनस आमीन भी लिख सकते हो मॉड में। हाँ, ओके, तो मॉड आमीन माइनस A1, दूसरा मॉड आमीन माइनस A2, ऐसे ही आमीन माइनस A3, ऐसे ही आमीन माइनस A4, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आमीन माइनस AN। ये बोलो समझ में आ रहा है फॉर्मूला? किसका है ये, कौन सा एरर है? एब्सोल्यूट एरर। पहली रीडिंग में एरर, दूसरे में एरर, तीसरे में एरर, चौथे में एरर, पांचवे में एरर। अच्छा, अब ये एरर बहुत सारे आ गए, जैसे रीडिंग बहुत सारी थी वैसे ही एरर बहुत सारे आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? एरर का भी एवरेज करेंगे। एरर का भी क्या करेंगे? अच्छा, अब सुनिएगा, पहले में गलती कितनी आई? समोसा A1, ये एरर है। समोसा A1 क्या है? पहली रीडिंग में एरर। ओके, समोसा A2 कौन है? दूसरे में। समोसा A3 कौन होगा? तीसरे में। समोसा A4 कौन होगा? चौथे में। ऐसे समोसा AN कौन होगा? nth वाले में। अच्छा, अब इनका अगर आपको एवरेज निकालना है, क्या करना है? इनका एवरेज निकालना है। क्या करते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको प्लस करते हैं, डिवाइड बाय n करते हैं। तो आपके पास पहला एरर है समोसा A1, दूसरा है समोसा A2, तीसरा है समोसा A3, प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसी nth है समोसा AN, डिवाइड बाय क्या कर देंगे? n, आपको मिल जाएगा समोसा आमीन। कैसे? सुनो,
हमने किसका एवरेज लिया बताओ? समोसे ए का। किसका लिया? डेल्टा बोलते हैं उसको, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। समोसा बोलता हूं, थोड़ा सा क्या खाने पीने की बात हो जाती तो फोकस आ जाता है इधर पे। समझ आ रहा है? नहीं तो खोए रहते हैं, क्या बात चल रही है डेल्टा वल्टा, कुछ खाने पीने की बात हो जाए। ओके, अब इधर ध्यान दो। तो आपका A1 समोसा, A2 समोसा, ऐसे करके है ना, समोसा A1 A2। अच्छा, इनका सबका एवरेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा? किसका मिलेगा? एब्सोल्यूट एरर का ही तो मीन मिलेगा, उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इंडिविजुअली इसका नाम है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का सिंबल है समोसा ए, उसका मीन निकालेंगे समोसा ए मीन, समोसा आमीन। ठीक है, आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला देखिए बच्चों। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइड बाय एन। कौन है ये? आ गया ना फॉर्मूला एकदम? ओके, अब इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। इसका शॉर्टकट कैसे हो जाएगा, इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? समेशन इस्तेमाल करके। क्या इस्तेमाल करके? तो अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, इंडिविजुअली ये क्या होता है ये ऊपर देख लेना। हाँ, इंडिविजुअली क्या होगा ये? समोसा A1 का क्या फॉर्मूला है? समोसा A1 का क्या है? मॉड में आमीन माइनस A1। समोसा A2 का फॉर्मूला क्या है? हाँ, तो उसका सब्स्टिट्यूशन याद रखना। जब न्यूमेरिकल में अप्लाई करूंगा तो ये लिखूंगा, फिर इसकी जगह पर वो जो ऊपर इंडिविजुअली दिया है वो पुट करूंगा। अच्छा, इसको अगर कंबाइन करना चाहूं तो आपको पता है ना, प्लस 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 मतलब समेशन। समोसा A1 समोसा A2 समोसा AN समोसा AI, I गोज टू 1 to n होल डिवाइड बाय n, इधर पे लिख दिया 1 बाय। बोलो समझ में आया? तो फॉर्मूला ऊपर वाला और ये वाला बहुत सिमिलर है अगर आप गौर से देखोगे तो। बस समोसा आ गया है, आपने दुआ करके आमीन बोला, समोसा आ गया। समझ आ रहा है? ओके, तो यहां पर याद रखिए, पहला वाला आमीन का फॉर्मूला तो ए मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए मीन का समेशन आई गोज टू 1 to n और डिवाइड बाय n या 1 upon n। ओके, डेल्टा ए मीन का क्या होगा? समेशन डेल्टा AI। हाँ, समोसा AI बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? बस कॉलेज में कोई पूछेगा तो ऐसा मत बोलना समोसा खिलाएंगे तुमको, ये याद रखने के लिए अच्छा होता है चीजें। ठीक है, तो डेल्टा आई गोज टू अगेन 1 to n और डिवाइडेड बाय n। अच्छा, एक इंडिविजुअली आपका डेल्टा ए क्या होता है याद रखिए, डेल्टा A1 क्या बोलूंगा फॉर्मूला? मॉड में हाँ आमीन माइनस A1। समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट तीसरा है बच्चों हमारे पास। अच्छा, इसका डेफिनेशन होगा इधर पे। ये डेफिनेशन टिक करो। हमने क्या किया जरा बताना तो, ये हमने क्या किया है ना? क्या किया हमने? अरिथमेटिक मीन लिया। क्या लिया? किसका लिया? सारे ऑल एब्सोल्यूट एरर का। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, इसका अरिथमेटिक मीन कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं? इतना भी याद कर लिया तो बस हो गया, इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पूरा भी याद कर सकते हो, इतना भी याद कर लिया तो डेफिनेशन हो गया। ये टिक मार्क देख लो। तो आपको ना डेफिनेशन फॉर्मूला, डेफिनेशन फॉर्मूला, डेफिनेशन फॉर्मूला करते जाना है। आमीन का डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं पता है? अरिथमेटिक मीन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल का ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। एब्सोल्यूट की एरर की जगह क्या लिखो? ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, नहीं नहीं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल। डेफिनेशन उसमें से देख लेना, नोट्स में से, कोई दिक्कत उसमें रहेगा जरूर। तो आई होप ये सब समझ में आ गया आपको। ये अगला टॉपिक क्या है? इधर देखो बच्चों, ध्यान देंगे। रिलेटिव एरर। पहले तो रिलेटिव सुनो, रिलेटिव वर्ड का मतलब समझो। ए रिलेटिव वर्ड का मतलब समझेंगे सभी बच्चे पहले।
अच्छा सुनो, कभी भी ये टर्म हमको रिलेटिव वर्ड इस्तेमाल होगा तो ध्यान रखना कि आप इसको रिलेट करते हो। जैसे सुनिएगा बात को, मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कोई एग्जाम हो आपका और आपको उसमें मिला 100 मार्क्स, है ना, कितना मिला, 100 मार्क्स। ठीक है, अब जिनको नहीं पता रहेगा कि भाई कैसे कंपेयर करते हैं, बोले अरे वाह 100 मिला है, भाई नीट का पेपर था 720 मार्क का। हाँ, तो कंपैरिजन जरूरी होता है ना समझने के लिए। तो आप उसको रिलेट कैसे करते हैं, तो आप देखो हमेशा कैसे, जैसे मैं आपको टेस्ट में मार्क्स मिला करते हैं, टेस्ट में क्या होता है, मार्क्स मिलता है आपको, तो आपको 10 मिला, लेकिन कितने में से, 10 में से, तो आप टोटल नीचे लिखा करते हो, और हाँ फिर चॉकलेट मिलती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 9 मिला तो कितने में से, 10 में से मिला, तो आप नीचे टोटल लिखते हो और उसमें कंपेयर करते हो कि इसमें से इतना। अब अगर मुझे एरर को कंपेयर करना है कि कितनी वैल्यूज में कितना एरर आ रहा है, ठीक है, तो नीचे मेरा अरिथमेटिक मीन, ये एवरेज वैल्यू है, जितनी भी वैल्यूज है उसका एवरेज है, उसमें एवरेज एरर कितना आ रहा है, समझ आ रहा है, ये होता है रिलेटिव एरर। ये क्या होता है, तो व्हाट इज रिलेटिव एरर, ये किसका रेशो है, ऊपर कौन है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, कौन है ये, और नीचे कौन है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है या अरिथमेटिक मीन है। नाम पढ़ो ना, इसको क्या पढ़ते हैं, ये समोसा निकाला हुआ है, उसका मीन, समोसा ये कौन है, एब्सोल्यूट एरर, उसका मीन यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, समझ आ रहा है, और ये अरिथमेटिक मीन है, ए मीन अरिथमेटिक मीन, इनका रेशियो रिलेटिव एरर होता है। तो व्हाट इज रिलेटिव एरर, रेशियो ऑफ ऊपर वाला टू द नीचे वाला, कैसे बोलेंगे, द रेशियो ऑफ, ओके, तो द रेशियो ऑफ ऊपर वाले का नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर टू द अरिथमेटिक मीन, समझ आ रहा है। अच्छा, यहां पर देखो इन्होंने डेफिनेशन दिया होगा, द रेशियो ऑफ, ये रहा ऊपर वाला, टू इट्स अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। हो गया खत्म, द रेशियो ऑफ ऊपर वाला टू द नीचे वाला, या टू इट्स करके इन्होंने लिखा हुआ है, फिर चलेगा। ये डेफिनेशन हो गया। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, सुम्मा अमीन अपॉन आमीन, समोसा अमीन अपॉन आमीन, बोलो रिलेटिव एरर जल्दी से सभी बच्चे, तो समोसा आमीन अपॉन आमीन, समोसा आमीन कौन है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और नीचे आमीन कौन है, अरिथमेटिक मीन या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, समझे, डेल्टा बोलते हैं उसको, डेल्टा। इतनी कहानी समझ आ गई। अगला टॉपिक है परसेंटेज एरर, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपको फॉर एग्जांपल, बच्चों इधर ध्यान देना, अगर मैं आपको बोलूं 9 मिला आपको 10 में से, अगर मैं आपको बोलूं इसका परसेंटेज निकालो, तो 90%, उसको करने के लिए क्या करोगे आप, इंटू 100 करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 और ये 10 मल्टीप्लाई करके 90% आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर क्या है, ये जो रिलेटिव एरर देख रहे हो, इसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर, खत्म हो गया, आसान है। तो ये आपका, ये जो रिलेटिव एरर वाला था, ये फॉर्मूला आपका कौन सा बन रहा है, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर जाओ, नेक्स्ट पेज पर जाओ, when relative error is represented as percentage, it is called, डेफिनेशन टिक मार्क कर लो। ये कौन है बताओ, ये कौन है, अभी ये कौन है, ये पागल, थोड़ा सा दिमाग लगा, गधे जैसा जवाब देता है, थोड़ा आर बराबर नहीं बना, पोटेंशियल एनर्जी बना दिया गधे ने। रिलेटिव एरर, तो दिस इज रिलेटिव एरर, इनटू 100 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, बहुत आसान है। अब लाइन वाइज चारों फॉर्मूले कर सकते हैं, ये 4th नंबर दे दीजिए इसको, इतने फॉर्मूले करने हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं आपके।
चलो अभी लाइन वाइज चारों फॉर्मूले करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आमीन, दुआ मांग रहे हैं उसके बाद क्या फॉर्मूला है आमीन का? फॉर्मूला A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN डिवाइड बाय N। इसको शॉर्ट में समेशन में भी बोल सकते हो, समेशन AI गोज टू 1 टू N डिवाइडेड बाय N, होल डिवाइड बाय N, या 1 अपॉन N भी लिख सकते हो आप। सही है? ओके। सेकेंड फॉर्मूला सुम्मा आमीन, समोसा आमीन। समोसा आमीन का फॉर्मूला है समोसा A1 समोसा A2 समोसा A3 प्लस करके, हाँ, डॉट 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 प्लस समोसा AN डिवाइडेड बाय, इसका कंडेंस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? समेशन समोसा आई गोज टू 1 टू N होल डिवाइड बाय N, और शुरुआत में 1 अपॉन N भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड हमारा कौन है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर किसका रेशो है? रिलेटिव एक रेशो है, किसका रेशो है? ऊपर समोसा आमीन और नीचे आमीन। हो गया? अच्छा, इसी में इंटू 100 कर दूंगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा। हो जाएगा अच्छे से? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? इंडिविजुअली पूछ लेता हूं।